नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज होंगी, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज होगी और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। तो शुरुआत आज सुपर प्राइम टाइम की उस बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। नेटो और रूस युद्ध की एक ग्लोबल ब्रेकिंग सामने आई है। फ्रांसीसी फौज के साथ रूस की जंग हो रही है। चासेव यार के करीब फ्रांसीसी फौज से जंग हो रही है। फ्रांस के 7 सैनिकों की मौत हो गई है, ये रूसी मीडिया ने जानकारी दी है। 5 मई को स्लोवियांस्क पहुंची है फ्रांस की सेना और अब आमने सामने की जंग फ्रांसीसी सैनिकों और रूसी सेना के बीच हो रही है। रूसी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 7 फ्रांसीसी सैनिकों की इस जंग में मौत हो गई है। अगले 48 घंटे में विश्व युद्ध की आग भड़क सकती है और इसका एपिसेंटर बाल्टिक देश होगा। रूस, यूक्रेन या पोलैंड भी बन सकते हैं क्योंकि नेटो के साथ रूस का सीधा युद्ध छिड़ चुका है। यूक्रेन की धरती पर फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। 7 सैनिकों को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट है कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। रूस को रोकने के लिए पोलैंड से बाल्टिक देशों तक नेटो ने सैन्य तैनाती कर दी है। युद्ध भड़कने की आशंकाएं देखते हुए पुतिन ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले परमाणु युद्धाभ्यास का आदेश जारी कर दिया है। देखिए कैसे पुतिन का 5वां शपथ ग्रहण यूरोप के अस्तित्व पर ग्रहण बन चुका है। Владимир Владимирович Путин. रूस की घेराबंदी हो चुकी है। रूसी सीमाओं पर नेटो के हथियारों की तैनाती हो चुकी है। रूस पर नेटो हमले के लिए तैयार है। शपथ ग्रहण से पहले ही रूस भी आत्मरक्षा के साथ साथ विध्वंसक पलटवार के लिए तैयार है। एक साथ कई ऐसी आशंकाएं मंडरा रही हैं जो पुतिन के शपथ ग्रहण को धरती ध्वंस के रण में तब्दील कर सकती हैं। जैसे पहली ये कि नेटो सेना के यूक्रेन पहुंचने की खुफिया रिपोर्ट है। नेटो ने रूस पर हमला करने की 2 रेड लाइन तैयार की है। रूस बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा नेटो सैनिक तैनात हो चुके हैं। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। रूस पर हमला हुआ तो पुतिन परमाणु प्रहार कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 5वां शपथ ग्रहण धरती पर ग्रहण बनकर मंडरा रहा है। 7 से 9 मई यानी 48 घंटे संपूर्ण रूस और यूरोपीय देशों के अंत की आशंका बन गए हैं। Авангард. 7 मई यानी पुतिन के शपथ ग्रहण का दिन और 9 मई यानी रूस का विजय दिवस। इन दोनों दिन की विशेष तैयारी हो चुकी है। विक्ट्री परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस की सरमत और यार्स मिसाइलों का प्रदर्शन करके नेटो को चेतावनी जारी कर दी गई है। सात से 9 मई के बीच 48 घंटे के दौरान ये विश्व विनाशक मिसाइलें कभी भी फायर हो सकती हैं, क्योंकि रूसी मीडिया की रिपोर्ट है कि नेटो ने यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। जबकि 1 मई को ही नाटो प्रमुख ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में नाटो सेनाएं सीधे भागीदार नहीं होंगी। लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि यूक्रेन की धरती पर नेटो सैनिकों के बूट गरज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर सैनिकों की पहली टुकड़ी यूक्रेन भेज दी है। अमेरिकी रक्षा नीति विभाग के पूर्व अवर सचिव स्टीफन ब्रायन ने यह जानकारी दी है।
ब्रायन के मुताबिक फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में की गई है। ये सैनिक यूक्रेनी सेना की मदद के लिए तैयार हैं। यूक्रेन युद्ध में नेटो सदस्य देश की सेना के उतरने का मतलब विश्व युद्ध का बिगुल बजना है। फ्रांस ने सैनिकों की तैनाती जिस जगह की उससे 30 किलोमीटर दूर ही रूस की सेना सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। फ्रांस ने अपनी सैन्य तैनाती पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क में की है। यह कस्बा चासेव यार से केवल 33 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी सबसे बड़ी जंग के मोर्चे पर फ्रांस की सेना पहुंच चुकी है। फ्रांस ने पहली टुकड़ी में 100 सैनिकों की तैनाती की है। पहली टुकड़ी में आर्टिलरी विंग के सैनिकों को तैनात किया गया है। ये सैनिक फ्रांस की 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट से आते हैं। फ्रांस की 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट को फॉरेन लीजियन रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी सेना को यूक्रेन की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ तैनात किया गया है। फ्रांस का प्लान है कि बहुत जल्द 1500 सैनिक स्लोवियांस्क में तैनात किए जाएं। रिपोर्ट है कि 9 मई से पहले ही सभी 1500 सैनिक मोर्चे पर भेज दिए जाएंगे। रूस की घेराबंदी के लिए 24 मार्च से 31 मई तक स्वीडन, पोलैंड और कई यूरोपीय देशों में नेटो का स्टेडफास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास जारी है। पोलैंड में नेटो का युद्धाभ्यास बीते 3 दिन से चल रहा है। इस ड्रिल का मकसद रूस के करीब नेटो सैनिकों की तैनाती है। पोलैंड में सभी 32 नेटो सदस्य देशों के सैनिक युद्धाभ्यास में शामिल हैं। 32 देशों के 90,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती पोलैंड में है। युद्धाभ्यास सुवाल की गैप में किया जा रहा है। पोलैंड में सीक्रेट तरीके से एटमी हथियार तैनाती की रिपोर्ट भी है। इसके अलावा लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया में नेटो की हेवी आर्टिलरी तैनात हो चुकी है। रूस की घेराबंदी हो चुकी है क्योंकि नेटो को रिपोर्ट मिली है कि 5 दिन के भीतर रूस किसी नेटो सदस्य देश पर हमला कर सकता है। ये रिपोर्ट यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग ने दी है। ये है यूक्रेनी सेना के मेजर जनरल वादिम स्किबित्स्की। ये यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस निदेशालय के प्रमुख हैं। यूक्रेनी सेना के मेजर जनरल वादिम स्किबित्स्की ने कहा है कि नेटो देशों पर कभी भी रूस का हमला हो सकता है। रूस का पहला टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं। रूस के करीब नेटो की सैन्य तैनाती ही रूस को हमला करने से रोक सकती है। नेटो ने इसी रिपोर्ट के आधार पर रूस के करीब सैन्य तैनाती की है। इसके साथ ही नेटो प्रमुख ने 2 रेड लाइन खींच दी है। नेटो ने तय किया है कि अगर रूस ने इन सीमाओं का उल्लंघन किया तो उसके शहरों पर नेटो सेनाएं हमला कर देंगी। इटली की न्यूज एजेंसी ला रिपब्लिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहली रेड लाइन के मुताबिक युद्ध में तीसरा देश जैसे कि बेलारूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नेटो युद्ध में उतर जाएगा। अगर रूसी सेना भी बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन पर हमला करती है तो नेटो युद्ध में शामिल होगा। दूसरी रेड लाइन के मुताबिक पोलैंड या बाल्टिक देशों पर रूस हमला करता है तो नेटो युद्ध में शामिल होगा। यूक्रेन से सटे मोल्दोवा पर हमले की स्थिति में भी नेटो रूस पर पलटवार करेगा। पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले ही नेटो का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और नेटो की तैयारियों के रिपोर्ट के आधार पर रूस ने भी बड़ी परमाणु तैनाती शुरू कर दी है। 6 मई की सुबह ही रूस के राष्ट्रपति ने रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का अभ्यास करने का आदेश दिया गया है। रूस की तीनों सेनाओं ने सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस ने कहा है कि नेटो अधिकारियों का बयान और सैन्य तैनाती का जवाब देने के लिए परमाणु शक्ति जरूरी है। पुतिन के 5वें शपथ ग्रहण पर
दोनों ओर से महाविनाश की बिसात बिछ चुकी है। अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो विनाश की कल्पना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया। नेटो मिसाइलों का गोदाम तबाह हो गया है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से नेटो मिसाइलों का गोदाम तबाह कर दिया गया है। रूसी सेना ने मिसाइल हमला किया और इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल गोदाम को ही तबाह कर दिया गया। नेटो का मिसाइल गोदाम था ये, जिसमें आग लगती हुई दिखाई दे रही है। Охуенно, вон це епіцентр, вот. Це, блядь. काला सागर फिर दहकने लगा है। इस बार यूक्रेन इतना हमलावर है कि क्रीमिया से रूस को अपने जहाज शिफ्ट करने पड़े हैं। क्रीमिया पर हमले रोकने के लिए रूस ने एटमी सबमरीन तैनात कर दी है। साथ ही युद्धपोत का एक चक्रव्यूह बना दिया है। इसके बावजूद यूक्रेन ने एक रूसी शिप को तबाह कर दिया। यूक्रेन पिछले 2 साल में 22 रूसी युद्धपोत तबाह कर चुका है। 22वें शिप की तबाही के बाद पुतिन ने बदले का ऐसा विध्वंसक प्लान बनाया है जिससे नेटो और रूस में टकराव का अंदेशा बढ़ गया है। यानी काले सागर में कभी भी एटमी जलजला आ सकता है। काला सागर सुलग रहा है। एक तरफ रूस के युद्धपोत तैनात हैं और उसके सामने नेटो ने अपने शिप लगा रखे हैं। और फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही। काला सागर क्यों एपिसेंटर बन गया है, ये समझिए। दरअसल यूक्रेन हर हाल में क्रीमिया पाना चाहता है, इसलिए हमले कर रहा है और रूस ओडेसा पर कब्जा करके यूक्रेन को ब्लैक सी से पूरी तरह अलग कर देना चाहता है। एक तरफ हथियारों की खेप मिलने से यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ उसे जल्द ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट F-16 मिल जाएगा, जिससे वो क्रीमिया को तहस-नहस कर सकता है। यूक्रेन का साथ देने के लिए नाटो देश सेना भेज रहे हैं। इसके साथ ही नेवल फोर्स से भी काले सागर से लेकर बाल्टिक तक रूस की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी है। यूक्रेन के अलावा नेटो ने भी क्रीमिया विजय का संकल्प बना लिया है। इसके लिए तैयारी क्या है, ये समझिए। क्रीमिया पर एक साथ बड़ा हमला किया जा सकता है। समंदर से सी ड्रोन और युद्धपोत मिसाइल अटैक करेंगे। इसके अलावा F-16 क्रीमिया के मिलिट्री बेस पर बम बरसाएंगे। हालांकि इसी दौरान रूस में घुसकर हमला करने की भी प्लानिंग है, जिससे रूस कंफ्यूज हो जाए। पहले रूसी शहरों पर फोकस करे या फिर क्रीमिया को बचाए। और ऐसा नेटो की मदद के बिना यूक्रेन नहीं कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन को F-16 भी भेजे जा रहे हैं। अटैक एमएस की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। इसके लिए पेंटागन में ब्लूप्रिंट बना लिया गया है, जिसके तहत ही यूक्रेन हमले करेगा। हमले को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी फोर्स के ऑफिसर वेस्ट यूक्रेन के सिटी लवीव पहुंच गए हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले के लिए 2 कमांड सेंटर बनाए हैं। पहला ओडेसा, दूसरा लवीव। ओडेसा में फॉरेन सोल्जर कमांड सेंटर है, जबकि लवीव में हमले की रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच रूस ने भी जबरदस्त तैयारी की है। रूस ने काला सागर में जबरदस्त सुरक्षा शील्ड तैयार की है, जिसमें युद्धपोत को सबसे आगे लगाया गया है। उसके पीछे न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती है। साथ ही सेवेस्तोपोल पर स्कंदर की तैनाती कर दी है। लेकिन रूस ने अपने दूसरे जहाजों को हमले से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रूस ने नेवल बेस शिफ्ट किए हैं,
सेवेस्तोपोल से शिफ्ट करके जॉर्जिया के अब्खाजिया भेज दिए हैं। क्योंकि यूक्रेन लगातार हमलावर है, उसके सी ड्रोन ने रूसी युद्धपोत पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ये उसी हमले का वीडियो है। ये रूस के लिए बड़ा नुकसान है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी शिप पर हमला किया। तबाह होने वाला ये 22वां युद्धपोत है, जबकि इससे पहले क्रीमिया की सुरक्षा में युद्धपोत का चक्रव्यूह बना लिया गया था। 3 से 4 शिप सेवेस्तोपोल बेस के पास तैनात कर दिए गए थे। तभी ओडेसा की तरफ से 4 सी ड्रोन आए। सी ड्रोन के टारगेट पर रूसी युद्धपोत थे, जबकि रूसी शिप ओडेसा पर हमला कर रहे थे। तभी 3 सी ड्रोन को रूसी युद्धपोत ने हमला करके तबाह कर दिया, जिसमें से एक सी ड्रोन बच गया। उसने एक युद्धपोत पर हमला कर दिया। वो सी माइंस के जाल में बच गया और शिप को हमले में तबाह कर दिया। यूक्रेन के सी ड्रोन का नाम मागुरा V5 है। मागुरा के अलावा सी बेबी ड्रोन से भी यूक्रेन ने हमले किए। यही वजह है रूस अपने ट्रांसपोर्ट शिप को दूसरे नेवल बेस पर शिफ्ट कर रहा है। अभी उसने अब्खाजिया पोर्ट पर शिप भेज दिए, जबकि इससे कुछ हफ्ते पहले अब्खाजिया के पास ही नोवरोसिस्क नेवल बेस पर अपने युद्धपोत शिफ्ट किए थे। हालांकि अभी भी सेवेस्तोपोल के पास ब्लैक सी फ्लीट मौजूद है, जिस पर क्रीमिया की सुरक्षा का जिम्मा है। इस बीच नेटो ने जॉर्जिया सरकार को धमकी दी है कि अगर रूस के जहाजों को पोर्ट पर रखने में मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें, अब्खाजिया बेस जॉर्जिया में पड़ता है। अमेरिका ने कहा है जॉर्जिया युद्ध की तरफ अपने कदम ना बढ़ाए। रूस इसे यूक्रेन युद्ध में खींच रहा है। रूस ने जॉर्जिया की अब्खाजिया पोर्ट को मिलिट्री बेस में बदल दिया है। यह जॉर्जिया के अंत की शुरुआत है। इस वक्त जॉर्जिया में गृह युद्ध के हालात हैं। विदेशी एजेंट बिल को लेकर लोग संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल के जरिए रूस जॉर्जिया में उठने वाली विरोध की आवाज को दबाना चाहता है। लेकिन रूस का दबदबा जॉर्जिया सरकार पर है, इसलिए शिप को शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जबकि क्रीमिया में लगातार हमले से रूसी युद्धपोत को बड़ा नुकसान हो चुका है। रूसी खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि एक हफ्ते में यूक्रेन बहुत बड़ा अटैक कर सकता है, क्योंकि उसे हथियारों की दूसरी खेप भी जल्द मिल जाएगी, जिसमें मीडियम रेंज मिसाइल, एंटी आर्मर रॉकेट्स, 155 mm आर्टिलरी शेल्स, कामिकाजे ड्रोन मिल सकते हैं। जबकि ब्रिटेन हमले के लिए लगातार मिसाइल दे रहा है और फ्रांस ने सैनिक भेजने का ऐलान करके क्रेमलिन की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत और रूस के Su-25 को मार गिराकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेनी हमला नाकाम हो गया। यूक्रेन ने ड्रोन बोट से किया यह हमला। रूसी हेलीकॉप्टर से बोट पर गोलाबारी की गई। रूस के Ka-27 ने नष्ट की है ड्रोन बोट। सात मई की डेडलाइन पूरी होने से पहले आखिरकार रूसी फौज ने जीत हासिल कर ही ली। डोनेस्क में 2 गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि खार्किव में लगातार प्रहार के बाद एक बड़े इलाके पर जीत हासिल करने में कामयाबी मिली है। शपथ समारोह से ठीक पहले रूसी कमांडर्स ने पुतिन को कई खुशखबरी देने की कोशिश शुरू की थी। हवाई ताकत और यूक्रेन में हथियारों की कमी का फायदा उठाते हुए रूसी सेना का विजय रथ आगे बढ़ने लगा है। 9 मई को विक्ट्री डे पर रूस के शौर्य प्रदर्शन होगा और उसके बाद पुतिन यूक्रेन में जीत का ब्यौरा देंगे। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत भारी हैं, क्योंकि रूसी सेना अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। ये इंच इंच जमीन बचाने की जंग है।
सीना ठोककर दुश्मन को ललकारने का वक्त है। यूक्रेनी फौज की खाली राइफल भर चुकी, बुलेट्स और ग्रेनेड की कमी दूर कर दी गई। अब जान की बाजी लगाकर आमने सामने की जंग चल रही है। रूस की ताकत के आगे यूक्रेनी फोर्स का दम कम जरूर है, लेकिन कायम है यूक्रेनी सैनिकों का हौसला और इसीलिए अब हो रहा है ताबड़तोड़ हमला। लेकिन यूक्रेन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। रूस का विजय रथ एक कदम और आगे बढ़ा है। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज से एक गांव छीन लिया गया है। गांव पर रूसी फौज ने कब्जे का दावा किया है। डोनेस्क के वॉर जोन से डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ रूसी फौज ने बढ़त हासिल करने के बाद चुन चुनकर यूक्रेन की आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक को निशाना बनाया है। रूस के आत्मघाती ड्रोन और एमएलआरएस यूक्रेनी सेना के लिए काल साबित हो रहे। एक ही दिन में यूक्रेन को यहाँ कई वाहन और टैंक गंवाने पड़े। डोनेस्क में इन हमलों के बीच रूस की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनेस्क का एक पूरा गांव अब वीरान है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में हर जगह तबाही नजर आ रही है। अब यहाँ धमाके नहीं हो रहे, लेकिन धमाकों के निशान बता रहे हैं कि पिछले दिनों यहाँ कितना भीषण युद्ध हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज के लगातार हमले के बाद यूक्रेनी फौज इस इलाके से वापस लौट गई है। इस युद्ध का अंजाम क्या हुआ, वो जानने से पहले इसी गांव की तरफ वीरान होता यूक्रेन का एक और शहर देख लीजिए। वो गांव था ये शहर। यहाँ की आलीशान इमारतों पर रूस ने बम बरसाया है और अब उन धमाकों के निशान हर जगह मौजूद हैं। कई इमारतों की छत पर बम धमाके के निशान मौजूद हैं। अपार्टमेंट्स की खिड़कियां टूट गई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि रूस कहां-कहां कब्जा करने में कामयाब हुआ और कहां तबाही के बाद रूस को जीत की उम्मीद है। डोनेस्क में भारी जंग के बाद रूस की सेना ओजेरोतुनका गांव को कब्जे में लेने में कामयाब हुआ। यहां 13,000 लोग रहते थे, लेकिन अब पूरा गांव वीरान है और यहां रूसी झंडा फहरा दिया गया है। ये अवदिव्का से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यूक्रेन की सेना यहां हथियारों का विशाल भंडार रखती थी। खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। यहां रूस की सेना G30SN ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल कर रही है। रूस के हमले में 20 अपार्टमेंट तबाह हो गए, जबकि 15 लोग जख्मी हैं। रूस ने यूक्रेन के कुपियांस्क और पोल्टावा पर भी भारी हमला किया है। कुपियांस्क में रूस फैब 1500 बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बड़ी तबाही हुई है। पोल्टावा में भी हवाई हमला किया गया है। रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश में तेज रफ्तार से हमला कर रहा है। यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है और रूस की सेना जानती है कि यूक्रेन अब सिर्फ ड्रोन से हमले कर सकता है। इसलिए जगह जगह ZU-23-2 एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल डोनेस्क के एक गांव पर कब्जे के बाद पूर्वी इलाके में रूस का किला काफी मजबूत हो चुका है। बाखमुत पर रूस का कब्जा है, अवदीव्का पर रूस का कब्जा है, ओचेरोतिनो पर रूस का कब्जा है। खेरसोन में रूस मजबूत स्थिति में है। खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सुमी को भी रूस ने खाली करवा लिया है। डोनेस्क इलाके में ही रूस ने एक और बड़ा हमला किया है।
रूस ने यहां स्लोवियांस्क थर्मल पावर प्लांट को मिसाइलों से निशाना बनाया। रूस की 5 मिसाइल हमले से यहां बड़ी तबाही हुई है। रूसी सेना ने 4 क्लस्टर हथियारों के साथ हमला करने के लिए स्मर्च MLRS का इस्तेमाल किया। लगातार 5 हमलों और क्लस्टर विस्फोटक की वजह से यहां कई धमाके हुए। इसके अलावा सुमी पर रविवार को 8 बार हमले हुए। सुमी में 24 घंटे में कुल 22 धमाके हुए। सुमी में 6 इलाकों को रूस ने निशाना बनाया। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अवदीव्का के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना के लिए इस समय पलटवार करना बेहद मुश्किल है। एयर डिफेंस खाली होने की वजह से खेरसोन से लेकर खार्किव और डोनेस्क तक रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए। एयर डिफेंस खाली होने की वजह से रूस के ड्रोन हमले कामयाब हो रहे हैं। रूसी मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल है। अब्राम्स जैसे टैंकों को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को हथियार देने का ऐलान करने की जगह अटैक MS की तरह ही गुप्त रूप से हथियार पहुंचाना चाहिए था। हथियार देने के ऐलान को रूस ने चेतावनी की तरह लिया है और उसी हिसाब से हमले की रणनीति तय की गई है, जिसका खामियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के विस्फोटकों की कमी को दूर किया गया है। बुलेट और गोला बारूद की बड़ी खेप पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन को इस वक्त सबसे अधिक जरूरत एयर डिफेंस की है, ताकि रूस को जमीनी लड़ाई के लिए मजबूर किया जा सके। हवाई ताकत में यूक्रेन युद्ध में पहले दिन से ही कमजोर है और इसी वजह से अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को एयर डिफेंस दिया था। अब एयर डिफेंस तो यूक्रेन में मौजूद है, लेकिन उनकी मिसाइलें नहीं, और ये मिसाइलें कब तक पहुंचेंगी इसका भी अंदाजा यूक्रेन को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।